भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंग भंग, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानना है। उसी क्रम में आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग इसके कुछ मूलभूत तथ्यों को समझ लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहली बात आती है राष्ट्रवाद की, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था कि इसकी जब स्थापना हुई उसके बाद से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक या यूं कहें वर्तमान समय तक यह संगठन आज भी चल रहा है। तो कहीं न कहीं इसकी स्थापना में विभिन्न ऐसे तथ्यों का सम्मिश्रण था जो एक लंबे कार्यकाल तक तत्कालीन समय में विद्यमान रहे। अब इसमें एक पॉइंट हम लोगों को समझना है राष्ट्रवाद को, कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो सामान्य अर्थों में कहा जाता है कि एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है राष्ट्रवाद। कि किसी भी परिवेश में रहने वाले या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनके मध्य विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं होंगी, चाहे वो राजनीतिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों, ये जो एकता की भावना होगी उसी को राष्ट्रवाद हम लोग कहेंगे, या राष्ट्रवाद से निहित अर्थ वही निकलेगा। तो राष्ट्रवाद के तत्वों के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे बहुत बड़े संगठन की स्थापना हुई, कि जो सिर्फ व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, बल्कि इसके सम्मेलन वगैरह हम लोग अगर पढ़ेंगे, अधिवेशन वगैरह इसको पढ़े हैं, तो हम देखेंगे कि भारत के लगभग हर क्षेत्र में इसका विस्तार हमें मिलेगा। मैक्सिमम स्थानों पर या चेंज करके स्थानों पर इसके अधिवेशन वगैरह हुए। तो जैसे राष्ट्रवाद की भावना जब आई तभी ये चीजें संभव हो पाई। इस प्रकार इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे संगठन देखेंगे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन है, और भी तमाम इस प्रकार के संगठन भारतीय इतिहास में परिलक्षित होते हैं। लेकिन आईएनसी ने जो स्थान बनाया वह स्थान किसी और संगठन ने नहीं बनाया, जिसमें राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए मैं पहले उसी बिंदु को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे एक हमारे मस्तिष्क में थीम बने। इन चीजों को तब समझने में सबसे ज्यादा सुविधा होगी जो आगे के मैटर हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे राष्ट्रवाद के तत्वों की बात की जाए तो राष्ट्रवाद के तत्वों में पहले नंबर तो एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया होनी चाहिए, विभिन्न समुदायों के बीच जैसे हमने पहले भी बताया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता होगी, तभी सही माने में राष्ट्रवाद के प्रस्फुटन के कारण देश को जिस प्रकार की स्वतंत्रता की आवश्यकता थी, और भारतीय क्रांतिकारी चाहे वो उदारवादी रहे हों चाहे अनुदारवादी रहे हों, अपने योगदान के माध्यम से भारत को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, बहुत सारे त्याग करने पड़े। इसके बहुत सारे कारण होते हैं राष्ट्रवाद के। जैसे राजनीतिक कारण अगर हम लोग देखें तो 1857 की क्रांति हम लोग पढ़े हैं, चाहे उसको देखें तो उसमें कहीं न कहीं हम लोगों के राष्ट्रवाद के लक्षण जरूर नजर आएंगे, तभी इतने व्यापक पैमाने पर उस क्रांति का हो पाना संभव हुआ। भले ही पूरे भारत का प्रतिनिधित्व 1857 की क्रांति नहीं कर रही थी, लेकिन समूचे भारतीय जनमानस में कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की भावना उस क्रांति के फलस्वरूप आई, जिससे उनके अंतर्मन में ये बातें बैठ गई कि कहीं न कहीं हम भविष्य में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में सफल होंगे। या फिर जैसे 1885 में कांग्रेस की ही स्थापना हुई तो वो भी कहीं न कहीं राष्ट्रवाद का ही लक्षण था। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नरों को हम लोग देखें तो बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नर ऐसे थे जिनकी नीतियां ही कुछ इस प्रकार की थी। वो चाहे डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखें हम लोग, या बेलेजली की सहायक संधि को ले लें, ये सब नीतियां इस प्रकार की अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी कि भारतीय रजवाड़ा वर्ग चाहे नवाबों को कहे
उन नीतियों को मजबूरी में उनके ऊपर थोपा गया, उनको लागू किया गया। वो ना चाहते हुए भी उन नीतियों से शोषित हुए और उस शोषण का प्रतिफल जनता ने महसूस किया और वो राष्ट्रवाद में सहायक रहा। आर्थिक कारणों में हम लोग देखें तो कृषि में हम जानते हैं कर ही सबसे प्रमुख माध्यम या स्रोत हुआ करता था। कच्चा माल भारत का एक बहुत बड़ा माध्यम था कृषि में, जिसको अंग्रेज अपने यहाँ ले जाते थे, कम दाम पर ले जाते, वहाँ से मॉडिफाई करके नए वस्त्र वगैरह बनाते या नई चीजें बनाते तो उसको भारत में ऊंचे दाम पर बेचते। भारतीय ना चाहकर भी उस सामान को खरीदते। धन निष्कासी का सिद्धांत, जैसे दादा भाई नेहरू जी को हम लोग जब पढ़ते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने ही अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत लोगों को बताया कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है भारत का धन अपने यहाँ ले जा रहे हैं और भारत कैसे दिन ब दिन गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। भारत में जितने भी उद्योग थे सब उद्योगों का विनाश होता चला जा रहा था। सामाजिक कारण अगर हम लोग देखें तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जैसे दयानंद सरस्वती जैसे लोगों के लिए कहा जाता है कि जैसे 1907 की घटना जब हम लोग पढ़ते हैं कि जब वैलेंटाइन सरोल को भारत में भेजा गया था कि जाके पता करो भारत में राष्ट्रवाद का कारण क्या है, तो उसने आर्य समाज को बताया था। तो जैसे उनके इन संगठनों ने या इन धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद के प्रति चेतना विकसित की। दयानंद सरस्वती ने स्वयं कहा था भारत भारतीयों के लिए है, स्वदेशी पर स्पेशली उन्होंने बल दिया। सांस्कृतिक कारण देखें तो अंग्रेजों की शिक्षा जो थी वो अंग्रेजी माध्यम में थी। रेल शिक्षा, समाचार पत्र पत्रिका, इन विभिन्न माध्यमों से भारतीय जनमानस जो था वो राष्ट्रवाद की तरफ उन्मुख हुआ। विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन, जैसे तिलक को हम लोग पढ़ते हैं, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे नए प्रकार के महोत्सवों का आयोजन करवा करके महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, तत्कालीन परिस्थितियों में कुछ विदेशी तत्वों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे 1776 में जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिल जाती है तो और भी विश्व के मैक्सिमम देशों पर अंग्रेजों का उपनिवेश था या कब्जा था, तो और देशों के लोगों ने भी ये महसूस किया कि जब वो वहाँ अपने यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपने यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं। उस प्रकार की भावनाएं भारत में भी लोगों के अंतर्मन में आई। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई जहाँ पर उन लोगों को उसमें सफलता मिली जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित थी। फिर 1894-95 में हम लोग देखते हैं जापान जैसे छोटे देश का चीन पर विजय प्राप्त करना, या फिर 1904-05 में हम लोग देखते हैं जापान रूस पर विजय प्राप्त करता है। तो ये विश्व परिदृश्य की कुछ ऐसी घटनाएं थी जो भारतीय जनमानस को कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रदान कर रही थी, जो ये सोच कर बैठे थे कि अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन करना हमारे लिए भाग्य की बात है या हमारे भाग्य में इस प्रकार से लिखा है। इस प्रकार की भावनाएं धीरे धीरे उनके मन से निकली और वो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उत्तेजित हुए, उनका अंतर्मन जागा। तो उसी का प्रतिफल था या उस प्रकार की भावनाओं का ही प्रतिफल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना। अब इसमें से हम लोग मुख्य बिंदुओं को देखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी सबसे पहले स्थापना की जब भी बात करेंगे हम तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। अभी पॉइंट हमको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक की बात करेंगे हम लोग, एओ हुम थे। एओ हुम इसके संस्थापक थे और कहा जाता है वो स्कॉटलैंड के अवकाश प्राप्त अधिकारी एक थे। उन्होंने ही पहल की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई तो मुंबई में हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहीं पर इसका पहला सम्मेलन हुआ, वहीं पर इसकी स्थापना हुई। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, वो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। इसके नामकरण की बात होगी तो दादा भाई नेहरू जी थे। इसका पूर्व नाम कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तत्कालीन समय में वायसराय की बात की जाए
लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। तो ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, जैसे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका प्रथम अधिवेशन जब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, इस क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम लोग WC बनर्जी के नाम से पढ़ते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इतने क्वेश्चन स्पेशली हम लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ध्यान रखना है, जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना की बात होगी तो 28 दिसंबर 1885 में। संस्थापक कौन था, एओ हुम। अब यहाँ संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष में क्लियर रहना है, क्योंकि अध्यक्ष की जब बात होगी तो चूंकि अधिवेशन जो हुआ था उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रथम अध्यक्ष वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष। तब ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी हम लोग कहते हैं। और संस्थापक की जब बात होगी तो एओ हुम थे। कहाँ के थे, वो स्कॉटलैंड के एक अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। स्थान की बात होगी तो मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, वहीं पर सर्वप्रथम इसकी स्थापना की गई। नामाकरण को देखेंगे हम लोग तो दादा भाई नौरोजी थे। पूर्ण नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ है। उस समय वायसराय की अगर हम लोग बात करें, भारत में तत्कालीन समय में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। 1884 से 88 तक उसका कार्यकाल है। और प्रथम अध्यक्ष की बात की जाएगी तो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। अच्छा, कांग्रेस के अधिवेशनों से और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इन अधिवेशनों में गांधी जी ने कब इसकी अध्यक्षता की थी, तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। प्रथम महिला की बात की जाएगी तो प्रथम महिला में बात अगर होगी तो एनी बेसेंट को माना जाता है। भारतीय में अगर बात करेंगे हम लोग तो सरोजिनी नायडू थी। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसी के क्रम में अगली घटना हम लोग देखते हैं बंग भंग आंदोलन के बारे में। क्या था बंग भंग आंदोलन? बंग भंग आंदोलन का मतलब है बंगाल का आंदोलन या बंगाल का विभाजन। अब बंगाल के विभाजन के कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं, विभाजन का मामला क्या था। 1904-05 में हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। तो लॉर्ड कर्जन ने उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसी बातें आई, उसने देखा कि बंगाल जो था तत्कालीन समय में भारत में राजनीतिक केंद्र का हब हुआ करता था या हेड हुआ करता था, मुख्य था। वहां पर बहुत सारी आबादी हिंदू और मुस्लिमों की थी, जो आपस में भाईचारे और भ्रातृत्व की भावना से रहते थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको हम दो भागों में विभाजित कर दें, तो उससे होगा क्या, कुछ न कुछ फूट तो हिंदू और मुसलमानों में आएगी ही। इसी विचारधारा को लेकर के वो प्रस्ताव लेकर आया बंग भंग आंदोलन का। अब ये तो उसका मूल कारण था, लेकिन उसने राजनीतिक कारण बताया लॉर्ड कर्जन ने कि बंगाल का क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसके प्रशासन में असुविधा हो रही है, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। लेकिन 1905 तक आते आते भारतीय जनमानस में बहुत सारी राष्ट्रवाद की ऐसी बातें घर कर गई थी, जो ये चीजें उनको एकदम असहा थी। कहने का मतलब वो किसी भी आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं चाहते थे। लेकिन भारतीय जनमानस के ना चाहते हुए भी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब विभाजन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। अब इसी बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, बंगाल विभाजन भी इसी को बोलते हैं। तो चूंकि बंगाल का जब विभाजन हुआ, जब प्रस्ताव आया, विभाजन हुआ, तो उसी के बाद जो आंदोलन हुआ वही बंग भंग आंदोलन है। इसमें विभाजन की जब बात करेंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में। वायसराय उस समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था उस समय। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो लॉर्ड कर्जन था, और कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन हुआ करता था वायसराय। विभाजन का निर्णय कब लिया गया,
20 जुलाई 1905 को, कहने का मतलब 20 जुलाई 1905 को यह निर्णय लिया गया बंगाल का विभाजन किया जाएगा, जबकि उसका विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। जिस दिन बंगाल का विभाजन किया गया उसी 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल भर में इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब जब पूरे शोक दिवस के रूप में मनाया गया तो पूरे भारत में या यूं कह लीजिए बंगाल में तो स्पेशली इस आंदोलन का बहुत विरोध हुआ, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। हर जगह इसका विरोध हुआ, लेकिन करजन जो था वो किसी भी कीमत पर अपने इस निर्णय से पीछे नहीं हटा। अंततोगत्वा होते करते 1911 आया। 1911 में हम लोग जानते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग उस समय द्वितीय अपने यहाँ वायसराय हुआ करते थे। तो दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया तब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अब इतनी चीजें हम लोगों को स्पेशली इसमें ध्यान रखनी है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे। बंग आंदोलन की बात की जाए तो इसको बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्यों किया गया? अब चूंकि जैसे 2 नंबर वाले में जो क्वेश्चन आता है उसमें मैटर लिखना रहता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा, तभी हम उसमें मैटर सही से लिख पाएंगे। क्योंकि अब इसमें जो लॉर्ड कर्जन ने तत्कालीन परिस्थितियां देखी उसी आधार पर उसने बंगाल का विभाजन करने को सोचा। जैसे उसने जो बात बताई, उसने कहा कि राजनीतिक समस्या है, बंगाल बड़ा प्रांत है, इसीलिए हम इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था, लेकिन उसके अंदर की जो बात थी वो ये चाहता था कि बंगाल में अगर विभाजन कर दिया जाए हिंदू और मुसलमानों का अलग अलग, तो जो इनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं या आपस में मिलजुल कर जो रह रहे हैं या इनमें जो भाईचारा की भावनाएं हैं, वह भावनाएं जब कमजोर पड़ेंगी तब हम लोग भारत पर ज्यादा समय तक शासन कर पाएंगे या अपनी मनमानी के हिसाब से निरंकुश शासन कर पाएंगे। इस प्रकार की सोच वहां पर लॉर्ड कर्जन की थी। उसी सोच को भारतीय जनमानस समझ गया था या भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उसको समझ गए थे। उन लोगों को, सभी लोगों को इन चीजों से अवगत कराया और उसी का प्रतिफल था कि बड़े व्यापक पैमाने पर इसको स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से, बहिष्कार आंदोलन के माध्यम से इसका विरोध किया गया। और उस विरोध का प्रतिफल ये हुआ कि 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय में, तब जाकर के बंगाल विभाजन को वापस लिया गया और पुनः बंगाल एक प्रांत के रूप में बनाया गया। तो इतनी घटनाएं हैं महत्वपूर्ण। विभाजन की बात हम लोग करेंगे। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन, निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को। और ये विभाजन हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बंगाल विभाजन को 1905 में तो किया गया, लेकिन इस विभाजन को रद्द कब किया गया? तो इसको रद्द किया गया था जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उस समय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उन्हीं के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो दोस्तों, आज के क्रम में बस इतना ही। अब आगे हम लोग इसके आगे के मैटर को पढ़ेंगे। रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। थैंक यू।